क्या आप जानते हैं कि भारत में हर महीने लगभग यूपीआई से 18 बिलियन का लेन देन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और कैसे इसने कैश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? क्या यह किसी प्राइवेट कंपनी का देन है या फिर कोई और कहानी है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यूपीआई की कहानी की शुरुआत साल 2016 से नहीं बल्कि साल 2009 से हुई थी, जिस वक्त भारत सरकार ने नंदन नीलेकर्णी को एक काम सौंपा, आधार। लेकिन नीलेकर्णी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानते थे कि सिर्फ पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा। असली क्रांति तब आएगी जब भारत का पैसा डिजिटल होगा। तब उन्होंने एक संस्था शुरू की, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह वही संस्था है जो आगे चलकर यूपीआई को बनाई। लेकिन उस समय NPCI के सामने एक ऐसी दिक्कत थी जिसे दुनिया के किसी देश ने अभी तक हल नहीं किया था। दिक्कत ये थी कि उस समय भारत में बहुत सारे बैंक थे और हर बैंक का अलग अलग नियम हुआ करता था। इसी कारण अगर आपको एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में भेजना होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत और टाइम कंज्यूमिंग होता था। इसीलिए NPCI की टीम ने सोचा कि हम एक ऐसा पाइपलाइन बनाएंगे जिसमें पैसा पानी की तरह बह सके। यहीं पर आया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अब डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी ऐप से किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं। मतलब पे फोन से गूगल पे पर और गूगल पे से पेटीएम पर आप किसी भी ऐप से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 11 अप्रैल 2016 को मुंबई के एक हॉल में RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने बटन दबाकर यूपीआई को लॉन्च किया। उस दिन 21 बैंक के साथ इसकी शुरुआत हुई। लेकिन लॉन्च के समय माहौल जश्न का नहीं बल्कि संदेह का था कि यह चलेगा कि नहीं। उस समय शुरुआती महीने में ट्रांजैक्शन इतनी कम थी कि टीम को लग रहा था कि शायद यह प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। लेकिन फिर आया 8 नवंबर 2016 और रातों रात जो सपना था वो भारत के लिए जरूरत बन गया। इतिहास में कुछ ऐसे तारीख होते हैं जो किसी देश की दिशा बदल देते हैं। यूपीआई के लिए वो तारीख थी 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे, जब टीवी पर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया तो पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 500 और 1000 के नोट बंद। अगले कई हफ्ते तक भारत की रफ्तार थम गई। लोग कैश के लिए तरस रहे थे और ठीक इसी सन्नाटे के बीच यूपीआई की टीम को एक अपना मौका मिला। जो सिस्टम अप्रैल में लॉन्च होकर धूल फाक रही थी, उस पर अचानक ट्रैफिक का सैलाब आ गया। लोग मजबूरी में ही सही लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ मुड़ने लगे। लेकिन अभी असली चुनौती बाकी थी। अगले 3 साल NPCI के लिए संघर्ष के थे। NPCI और बैंक के सर्वर पर लोड बढ़ने लगे। कोई ट्रांजैक्शन फेल हो रहे थे लेकिन टीम पीछे नहीं हटी। सर्वर को अपग्रेड किया, सुरक्षा के परतें बढ़ाई और इंटरफेस को इतना आसान बना दिया कि एक 60 साल के बुजुर्ग भी इसे आसानी से यूज कर पाते। फिर आया 2020, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया। अब समस्या सिर्फ कैश नहीं थी, अब समस्या थी नोट को छूने की। डर था कि कहीं नोट के जरिए वायरस न आ जाए। इसी डर ने वो कर दिया जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन नहीं कर पाए। सब्जी मंडी हो, दूध के डेयरी हो या हॉस्पिटल, यूपीआई ने बिना छुए पेमेंट का समाधान किया। इस दौरान यूपीआई का ग्राफ सीधे आसमान की तरफ भाग रहा था। जहां 2016 में महीने के कुछ चंद लाख रुपए ट्रांजैक्शन थे, वहीं 2020 आते आते ये आंकड़ा अरबों में पहुंच गया। दुनिया ने देखा कि जब अमेरिका और यूरोप के लोग अभी भी चेक लिख रहे थे और कार्ड स्वाइप करने के लिए मशीनों का यूज कर रहे थे, वहीं पर एक भारत का आम व्यक्ति सिर्फ एक स्कैन कर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा था। आज दुनिया भर का डिजिटल पेमेंट का लगभग 49% सिर्फ यूपीआई से होता है। तो दोस्तों, यूपीआई की ये कहानी तो आज के भारत की डिजिटल जीत की है। लेकिन भारत हमेशा से ही ज्ञान और विज्ञान में दुनिया के नेतृत्व करता आया है। आज जहां पूरी दुनिया हमारे डिजिटल सिस्टम को देख रही है, वहीं सदियों पहले हमारे ज्ञान के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ देखती थी। पर क्या आप जानते हैं कि उस ज्ञान के मंदिर को आखिर क्यों जला दिया गया और क्यों उसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही? अगर आप भारत के इस गौरवशाली और दर्दनाक इतिहास को जानना चाहते हैं तो अभी इस स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और जाने नालंदा के पूरे विनाश की कहानी। मैं हूं आपका दोस्त द वन फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।